अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इससे पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला सामने आता है और उसके फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से एक रिएक्शन आ जाता है जिसमें बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये मौक़िफ़ सामने आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन आज सूरत हाल कुछ डिफरेंट नज़र आई, जिसमें हमने देखा कि कुछ वफाकी वज़ीर सामने आते हैं। जब वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो तलाल चौधरी साहब तो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बाकायदा ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, मगर दूसरी तरफ पर इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि अभी मशवरा चल रहा है पार्टी की क़यादत में, उसके बाद अपने इत्तेहादियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, फिर अगला फैसला किया जाएगा। जबकि खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, गो के वो मुर्तकिब हुए हैं सानेहा 9 मई और कई चीज़ों के मुर्तकिब हैं, लेकिन सियासत का मुकाबला जो है वो सियासत से ही होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती हुई नजर आ रही है। श्री रहमान साहिबा ने यह बात कही है कि हमसे किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा नहीं किया गया, हमें किसी मशवरे में शामिल नहीं किया गया। तो जो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो बगैर किसी मशवरे की है या प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी गई है? अब सोचने का मरहला अभी शुरू हुआ है। ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद दुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कल भी डिस्कस कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का फैसला, फिर उसके बाद हुकूमत का रिएक्शन, उस रिएक्शन में आज दोहरा में आज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आधी क़यादत ये कह रही है कि ये फ़ैसला गलत किया जा रहा है, आधी क़यादत ये कह रही है कि अभी हम इस पर मशवरा करेंगे, सोचेंगे। तो फिर तारड़ साहब ने जो है वो किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई जो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर 180H के अंदर माल्टाउन के अंदर की गई, जो जावेद लतीफ़ साहब ने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी मानी खेज़ हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब अगर इस वक्त देखें गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के एक लीडर है और मुस्लिम लीग नून की सदारत मियां नवाज शरीफ साहब के पास है और वो ऑफिस जो है ना, वो मलकियत भी मियां नवाज शरीफ साहब की है। अब मैं ये समझने से कासर हूँ कि क्या उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की, क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा उनका ज़ोर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, ज़्यादा उनका ज़ोर माजी में जो कुछ होता रहा उसकी जानब था। अब एक जानब इस किस्म की गुफ्तगू जो मानी खेज़ गुफ्तगू वो की जा रही है, दूसरी जानब कुछ ऐसे रहनुमा जो खुल के बात कर रहे हैं। मैंने कल एक अर्ज़ किया था कि कुछ मैच्योर पॉलिटिशियन है, कुछ इमैच्योर है। अब देखें, एक इमैच्योर पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा है। जो इस पार्टी के अंदर या इस दूसरी पार्टियों के अंदर मैच्योर पॉलिटिशियन बैठे हैं, अब वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो जमहूरियत के तनाज़र में बात कर रहे हैं कि इससे जमहूरियत को कितना नुकसान है या कितना फ़ायदा है। अब देखें, इनकी अलाई जमातें हैं। अब पीपल्स पार्टी है, वो आप खुर्शीद शाह साहब का बयान देखें, शेरी रहमान साहबा का देखें, वो लोग भी इसको इंडोर्स करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि आप इस जमात के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। इसी तरह जो अपोजिशन में बैठी जमातें हैं, इनको सिर्फ इस तरह ना देखें कि वो अपोजिशन में शायद वो PTI के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ANP PTI के साथ उसके मौक़िफ़ की तायद नहीं करती, लेकिन ANP भी इस मुखालफत की वो इस पाबंदी की मुखालफत कर रही है। अब इस पाबंदी लगाने के फ़ायदे नुकसान अगर हम देखते हैं तो मुझे तो हर दो सूरतों में हुकूमत का नुकसान नज़र आता है। अगर हुकूमत यह पाबंदी लगाती है, देखें उसके लिए हुकूमत को कितना पहले एक प्रोसेस उसका कंप्लीट करना होगा। उसको पहले अलाई जमातें जितनी भी हैं उनको एतमाद में लेना होगा। अगर वो इस मौक़िफ़ पे हुकूमत के साथ आ जाती हैं, फिर आपको अपनी काबीना में लेके जाना होगा। काबीना के बाद आप सेनेट में लेके जाएंगे, उसके बाद आप एक रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो आइन का आर्टिकल 17 उसकी झैली शिक 2 है, उसके मुताबिक ये जब आप लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी इख्तियार है। उसमें ये नहीं है कि हुकूमत वहाँ पे अपना आर्गू करके तो वहाँ पे एविडेंस दे के, बिल्कुल नहीं है। वो ये सोलो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का। वो जो फैसला कर देगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इस फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको किसी रिव्यू में नहीं लेके जा सकते, कोई पिटीशन नहीं इसके ऊपर दायर कर सकते। वो फैसला हतमी होगा। अगर इन केस ये पाबंदी लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट महीने बाद या 15 दिन बाद उस पाबंदी को ख़त्म कर देती है, कितने नफलों का स्वाब पहुंचा इस हुकूमत को, और ये फिर कहाँ स्टैंड करेंगे? ठीक है, यही बात है। अब जो मैच्योर पॉलिटिशियन है उनको समझ आ रही है,
वो बैलेंस बात कर रहे हैं, वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जमहूरियत के तनाज़र में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। जो इमैच्योर पॉलिटिशियन है वो जज्बाती बात कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं हम पाबंदी लगा के तो क्या हासिल कर लेंगे। अब देखें ना इसहाक डार साहब, उन्होंने आज वो थोड़ी सी बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अभी हमने अपनी जमातों के साथ इस पर मुशावरत करनी है, मुशावरत के बाद हम फैसला करेंगे। ये फ़र्क है जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैच्योर और इमैच्योर में। ठीक हो गया। नौशाद साहब, ये मैच्योरिटी और इनमैच्योरिटी के दरमियान जो फैसले किए जा रहे हैं, आपके पास ज़राए के मुताबिक क्या खबरें हैं कि ये तारड़ साहब को जल्दी क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, या अभी जो प्लान तैयार किया जा रहा था पहले मशवरा तो हो जाता? डार साहब भी कह रहे हैं, पार्टी के तमाम जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी इसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर इत्तेहादियों को भी साथ हम अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर आगे लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे भी मशवरा नहीं किया गया, शाजिया मरी साहिबा भी ये बात कर रही हैं। तो ये मैच्योरिटी और इनमैच्योरिटी के दरमियान में ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं इस मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी की बात को तस्लीम नहीं करता। ठीक, मेरी नज़र में ये कोई इसका ना तुक है, ना लॉजिक है, ना इसकी कोई सेंस बनती। उसकी वजह ये है, कोई इमेच्योर है या नहीं है, लेकिन जब आप वजारत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि आपसे इमेच्योरिटी की तवक्को नहीं की जाती। दूसरी बात ये है कि आप एक ज़िम्मेदाराना जिसे कहते हैं कि सीट पर मौजूद होते हैं, जहाँ आपका जो लफ्ज़ आपके मुँह से निकलता, ख़ास तौर पर जो वज़ीर इत्तलात है वो हुकूमती तर्जुमान है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये नहीं हो सकता कि अता तारड़ साहब जो बात कह रहे हैं वो अपनी किसी ख्वाहिश के मातहत कह रहे हों, या वो जो है ना इमेच्योरिटी में कह रहे हों। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर मैं इस बात को मान लूँ तो अब तक अता तारड़ साहब को वहाँ से सुबुकदोश कर दिया जाना चाहिए था, या उनको वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी तर्जुमान हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर ये बात नहीं कर सकता। तो मैच्योरिटी को आप भूल जाएँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, कल मैंने आपको जो बात कही थी, बिटवीन द लाइंस बताई थी कि इत्तेहादी भी जो है ना उनको भी सब मालूम है। ऐसा नहीं होता, ये इस तरह हो ही नहीं सकता। जिनको मालूम होना चाहिए उन सबको मालूम है। ठीक, तो डार साहब को मालूम है? ये आज की बात नहीं है, मैं आपको बताने लगा हूँ। अब अगर मुझे आप मुकम्मल करने दें। प्लीज़ प्लीज़। ये बात आज की नहीं है, ये बात पीडीएम के दौर से शुरू हुई है। ये 9 मई के बाद से ये ख्वाहिश जो है ये मौजूद एग्जिस्ट करती है अपनी जगह। इस पर बारहा डिबेट्स हुई हैं। मतलब ख्वाहिश है। ठीक, हाँ, जो अल्टीमेटली ना ख्वाहिश होगी, मेरा मुखालिफ होगा तो मेरी उसके खिलाफ कोई ख्वाहिश ही होगी ना जी। अब मामला ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त है, देखिए ज़्यादातर तनकीद इस बात पर की जा रही है, एक पहलू उसका ये है कि आपने अगर ये काम करना था तो आप रहते वक्त करते हैं। अब 1-1.5 साल गुजरने के बाद आप कह रहे हैं कि ये कर लें, लेकिन हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है? सवाल ये है, जो बारीक बात है, समझने वाली बात है, जिसके ऊपर मैं गौर कर रहा हूँ, या मैं जिसको प्रॉब कर रहा हूँ, या जिसके लिए मैं लोगों से राब्ते करता हूँ या बात करता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। हुकूमतें और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पहली दफ़ा मार्ज़ वजूद में नहीं आई या उसने पहली दफ़ा हुकूमत नहीं की, ठीक है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़रूर पहली बार आई थी, लेकिन नून लीग की हुकूमत भी आई है, उनके एल्डर्स भी मौजूद हैं वहाँ पर, मुशावरत का अमल भी जारी है वहाँ। ऐसा कोई प्रोसेस या कोई ऐसी हमने डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं देखी जिसके अंदर ये लगे कि जनाब उनकी कोई मुशावरत नहीं हो रही। देखें, ये जो तरीक़ेकार होता है ना, ये जो पानी के अंदर ठहरे पानी में पत्थर फेंका गया, इसकी कोई वजह है। ये वाटर टेस्ट किए जा रहे हैं, इसके पीछे पर्पस है। ना सिर्फ एक पर्पस ये है कि ज़रा चेक किया जाए कि हालात क्या हैं, दूसरा ये कि आप ये बात समझें कि बाज़ औक़ात एक सजीव खाक है ना, खब्बी मारनी होती है। किसी वक्त आपको दाईं तरफ पॉलिटिकल साइंस में भी ये सारी मूव्स होती हैं। जब आप शतरंज की बिसात बिछा लेते हैं तो आप कुछ मूव्स दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, जो आपकी असल मूव होती है वो आप दिखा नहीं होते। एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये मफरूज़ा इस चीज़ पे कायम कर लें आप कि हुकूमत ये करना चाहती है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो ये है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस या सॉलिड चीज़ मौजूद है जिसके बिहाफ पे वो ये काम करने के बारे में सोच रही है या करना चाहती है। एक बात ये अभी एक मफरूज़ा है। अब जब इसहाक डार साहब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब आज यू टर्न लेते हैं और वो कहते हैं ये जो तारड़ साहब ने बात कही है ये कोई हतमी बात नहीं है। अब आप ज़रा सिनारियो का अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर इत्तलात एक हुकूमत के कहते हैं कि हमने ये फ़ैसला किया है,
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ़ैसला हमने अभी नहीं किया है, फ़ैसला अभी जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ बातचीत की जाएगी, फिर वज़ीर दिफा साहब भी जो हैं वो बैठ के कहते हैं ये पार्लियामान पे इस पर डिबेट की जाएगी। पार्लियामान में अगर कोई चीज़ डिबेट की जाएगी तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई जमहूरी सोच रखने वाला या कोई सियासी रहनुमा जो है वो किसी भी जमात का हो, वो इस पर्सपेक्टिव के अंदर इसका साथ नहीं दे सकता। खुद नून लीग के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई जो बंदा जो जमहूरी सोच रखता है, वो सहाफ़ी है, वो ये क्या कहते हैं सियासतदान है, वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से अगर उसकी अप्रोच जमहूरी है, वो जमहूरी सोच रखता है, वो इस चीज़ के वो इन पाबंदी लगाने, इससे पहले जो पाबंदियाँ लगी उसका माजी हमारे सामने, हमने देख लिया कि क्या हो गया, कोई ऐसा नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो इस तरह से ये नहीं है। इसके दो ही सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि या तो हुकूमत के पास बहुत सॉलिड कोई ऐसा एविडेंस है जिसकी वजह से वो ये करने जा रहे हैं, दूसरी सूरत मैंने आपको बता दी है, वो अभी आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि एक्चुअली असल इसके पीछे कौन सी चाल है जो नजर आएगी, शहमात कहाँ जाके होनी है। इसलिए ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला तब ये है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी आज एक रिएक्शन शो किया है। पहले तो ये एडहॉक 4 जजेस की जो तैनाती की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, आजम साहब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी मुखालफत भी कर दी है। ख्वाजा साहब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम सियासतदान को बात करें तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाता है, लेकिन बहुत जगहों पर हमने ये देखा, माजरत के साथ ये ख्वाजा साहब का बयान है, वो कह रहे हैं कि बहुत जगहों पर ये देखा कि जजेस ने गलत फैसले किए, तो क्या वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं हुए थे? ये सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों कानून रखा जाता है? अच्छा, ये एडहॉक जजों वाला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक देखें 2015 के बाद पाकिस्तान में अदालतों के अंदर एडहॉक जजेस नहीं लगाए गए। एक चीज़ जो फार्मेशन है वो इसकी समझे कि जब एडहॉक जज लगाया जाता है, चाहे वो माजी के अंदर चीफ जस्टिस रहा हो, जब वो एडहॉक पोजीशन में आएगा तो वो जूनियर पोजीशन में आएंगे। जो उनसे ऊपर सीनियर ऑलरेडी बैठे हैं उनको सीनियर कंसिडर किया जाएगा और इनको जूनियर किया जाएगा। एक तो ये है। अब देखें जिन जजेस के नाम सामने आए हैं, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मशीर आलम खान साहब, इसके साथ साथ जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब, और जस्टिस तारिक मसूद साहब, इन चारों के नाम सामने आए। अच्छा, जिसमें मशीर आलम खान साहब ने उन्होंने इनकार कर दिया कि वो कहते हैं कि मैं कोई NGO चला रहा हूँ मज़दूर अफराद के लिए, तो लिहाजा मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। ये तो एक बज़ाहिर वो वजाहत है जो उन्होंने की है। अब उसके असल हक़ाइक़ क्या है वो आपको समझ आ जाएगी कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, अब उन्हें एडहॉक की ऑफ़र की जा रही है। कल आज उन्होंने आप वाला एक पॉइंट ऐड किया जिस पे कल आप बात कर रहे थे प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने हाईलाइट किया उसको। अब देखें ये अभी मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनको तैनात करती है। अगर इनका फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़ आएगा तो वो ट्रोलिंग करेगी, अगर इनका किया गया फैसला हुकूमत के खिलाफ आएगा तो वो ट्रोलिंग करेंगे। अब इन्हें कितने नफलों का स्वाब है कि हर 2 सूरतों में वो ट्रोलिंग फेस करें। अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, चंद दिन पहले अभी फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, बिल्कुल आया। उस वक्त तक तो एडहॉक जजेस की बात ही कहीं नहीं हो रही थी, नहीं थी। 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे और 13 के ऊपर हुकूमत भी खुश थी, सुप्रीम कोर्ट भी खुश थी। जब 8-5 का फैसला आया तो फिर 4 जजेस लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कि आप 9-8 करना चाहते हैं क्योंकि आप रिव्यू पिटीशन में जा चुके हैं। आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से 4 एडहॉक जजेस लगाएं ताकि वो जजेस हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला दें जी। और कल को जब वहाँ पे नंबर गेम हो उसमें हमारे 9 जजों और जो एंटी जिन्होंने डिसीजन दिया वो 8 जजों। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जिन 5 जजों ने पहले अपने, जिनमें से 4 इख्तलाफी नोट पे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि कल को वो 8 के साथ शामिल नहीं हो जाएंगे रिव्यू में? और इसकी क्या गारंटी है कि ये जो एडहॉक आप लेके आ रहे हैं ये उन 8 के साथ उनका साथ नहीं देंगे? ये तो आप एज्यूम कर रहे हैं ना कि हम इस तरह कर लेंगे। दूसरा, इनको ये है कि जब हम PTI के ऊपर पाबंदी लगाएं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जजों की तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि पाबंदी लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं अपना रेफरेंस, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अब देखें, इस पे भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया। एक जज साहब ने आने से इनकार कर दिया और ऊपर से तमाम बार्स इसकी मुखालफत करती नज़र आ रही हैं
और सियासी धड़े भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैटर करती है टाइमिंग। अब हुकूमत की जानब से एक जवाज़ ये लेके सामने आया गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में है, जजेस की तादाद कम है, तो इसलिए वहाँ पे जजेस की ज़रूरत है। भाई ये फैसले से पहले भी हो सकता था, बिल्कुल। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का फैसला आया, उससे पहले आप कर लेते हैं ढाक जजेस का फैसला। उस वक्त तो किसी ने रोका था, उस फैसले के फौरन बाद क्यों आया? स्पेसिफिक टाइम का इंतजार क्यों? अब देखें निशात साहब ने जो बात की है ना कि उसको जो मैच्योर के दरमियान देखिए, अब ये बात यह है कि इनको जितने इन्होंने इकदाम आज तक इस हुकूमत ने किए हैं, ये जो पॉइंट है ना कि कुछ हुकूमत के हाथ में कुछ आया, जितने आज तक किए हैं कोई एक ऐसा इकदाम नहीं है जो हुकूमत की फेवर में आया हो। हुकूमत ने जितने स्टेप लिए हैं वो बाउंस बैक हुए हैं, जितने मुकदमात दर्ज किए हैं वो भी बाउंस बैक हुए हैं, जितने सियासी इनके फैसले आए वो भी बाउंस बैक हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा तुर्प का पत्ता इस वक्त हुकूमत के हाथ में आया कि इतना बड़ा जो है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि आखिरी बॉल खेलने की वो कोशिश कर रही है कि हुकूमत कि पता नहीं हम इस पे छक्का लगा देंगे। मुझे लगता है ये क्लीन बोल्ड हो जाएंगे इस गेंद के ऊपर, क्योंकि जिस किस्म का इनका माजी का वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना हम, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात आए, इसकी पार्टी के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात आए, या जो कुछ किया गया, उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसने हुकूमत को स्ट्रेंथन किया हो या जिसकी वजह से हुकूमत ने मुआशरे ठीक कर ली हो, हुकूमत ने कुछ सियासी इस्तेहकाम पैदा कर लिया हो, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दे दिया हो। बल्कि उल्टा क्या हुआ है, जो इस्तेहकाम की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, इस्तेहकाम आएगा सियासी, फिर मुआशी इस्तेहकाम आएगा, वो सारा कुछ उल्टा हो गया है। बजाय इस्तेहकाम आने के हुकूमत के इन इक़दामात की वजह से हम मज़ीद उसमें इंतशार में जा रहे हैं, डिस्टेबलाइज होते जा रहे हैं। नुशाद साहब, एक तो अगर हम बात करते हैं एडहॉक के हवाले से, उस पर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जय साहिबान ने ये कहा था कि पॉलिटिकल इंडक्शन को जब रोकना चाहिए, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। ये जो 8-5 का तनासुब है, या उसके बाद नंबर ऑफ़ गेम्स जो पूरी करने की कोशिश की जा रही है, इन सारे पॉइंट्स के अंदर जहाँ पर इख्तिलाफ़ भी किया है जिन मुअज़्ज़ज़ जय साहिबान ने, उनका एतराज़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो वो सब जो है उसके ऊपर हमें बराजमा नजर आते हैं, वहाँ वो इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं। उस पे 13 के 13 मुत्तफिक हैं। तो ये नंबर ऑफ गेम्स इक्वल करने की बात है, इस एडहॉक की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, मुझे आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे ये पता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो फैसला जो फुल कोर्ट के जो बेंच कर देता है, वही जजेस, उन्हीं जजेस के सामने जाता है केस जी। सो नजर सानी के केस में मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी कोई इंडक्शन हो गई है तो वो फुल कोर्ट का हिस्सा बनेंगी। आई डोंट नो, ये तो अब अच्छा नहीं, अगर कता कलाम माफ, फुल कोर्ट का मतलब है जितने जजेस होंगे ना, आज अगर, लेकिन उसके अगेंस्ट ये भी प्रोविजन है कि जब आप मिसाल के तौर पे जो नजर सानी केस, वो जिन जजेस ने सुना हो सिर्फ वही जज सुन सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस एडहॉक जजेस का कोई इससे कोई ताल्लुक हो। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में समहाउ मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इसको पढ़ नहीं पाया इसके सारे मामले को, लेकिन मेरी नज़र में ये सिर्फ 4 जजेस की इंडक्शन से एक फ़ैसले के ऊपर को बात कर लेना या एक फ़ैसले की खातिर ये कर लेना, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई सच कोई इसकी सिग्निफिकेंस होगी या रेलेवेंस बनेगी कोई। मेरी राय में तो इसका कोई फ़ायदा या इसका कोई नुकसान उस तरह का होगा नहीं। जहाँ तक पाबंदी की बात है, मुझे आई स्टिल डाउट कि ये जो पाबंदी वाला मामला है ये कोई आगे बढ़ता मुझे नज़र आए या किसी ऐसी कोई प्रैक्टिकल शेप में जाए। अगर गया भी तो यकीनन वो जो उसका अंजाम एक्सपेक्टेड है कोई उसके करीब ही होगा। शायद कोई बहुत ज़्यादा हुकूमत को उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई मुनासिब भी बात नहीं है। अनटिल अनलेस कि जो मैंने आपको कहा है कि कोई ऐसा तुर्क का पता वाक़यातन हुकूमत के हाथ लग गया हो कि जिसमें वो प्रूव कर पाएँ कि ये है। लेकिन अगर वो पार्लियामान में बहस हो गई या पहले आ गई तो वो बात तो पहले भी बाहर आ जाएगी अगर कोई इस तरह की बात होगी। प्रॉब्लम ये है, देखें समझने वाली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं जी, सही है। मे भी कुछ लोग इस बात पे भी तनकीद करते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस पहले सुने जाते हैं, दूसरे केसेस नहीं सुने जाते। आई डोंट नो कि ये जो एडहॉक जजेस हैं इनको कौन से केसेस दिए जा सकते हैं, क्या इंतजाम होगा, ये तो अभी जब ये इजलास होगा। पाकिस्तान तरीके से आप जिस तरह रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तान तरीके तो हर चीज़ पे रिएक्ट कर देती जनाब।
पाकिस्तान तरीके, ये तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही ये है। हमारे यहाँ तो जो मसला बना हुआ है वो यही है कि आप असूलों की सियासत नहीं करते, आप सिर्फ तनकीद पे सियासत करते हैं। आप किसी भी काम को आपको लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ है, आप उसके ऊपर बोल देंगे, उसका दूररस नताइज के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। यानी आपको हो सकता है परसों आज आप मुखालफत कर रहे हैं, कल आप उसको आपके एडवांटेज जा रहा हो। हम मिठाई खाने में बहुत जल्दी करते हैं, हमारा रोने में भी बहुत जल्दी करते हैं जब हमें। असल मसला ये है कि हम बगैर सोचे समझे सिर्फ हम जिसे कहते हैं ना वो लहर के दोष पे बहने के चक्कर में हम जो जिस तरह की वो होती है हम उसमें बह जाते हैं। बाद में देखते हैं कि हम डूब गए हैं, कि हम जो है वो हमें किसी ने बचाया, गलती से आके बचा लिया। बात ये है, जो समझने वाली बात है वो इम्पॉर्टेंट यही है कि इस सारे सिनारियो के अंदर अगर कोई ये सोच रहा है, अगर कोई ये समझ रहा है कि वो इस तरह की टेक्निकल गेम करके तो कोई फ़ायदा उठा सकता है, मैं नहीं समझता कि टेक्निकल मार देने की कोशिश या मारने के लिए अगर कोई अरेंजमेंट है तो उसका कोई इम्पैक्ट आप पब्लिकली ले सकेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाबंदी लग सकती है, हाँ या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इस वक्त सिचुएशन क्या, डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ हुकूमत प्रेजेंट करती है। हम तो जमहूरी सोच रखते हुए ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्यों आप सियासी जमात पर पाबंदी लगा। हाँ, सियासत है, सियासत के मैदान में लड़ें, आप तकनीकी बुनियादों पर या टेक्निकल ग्राउंड पर करने की बात ना करें, पॉलिटिकल तरीके से लड़ें। जी हाँ या ना में जवाब देंगे, पाबंदी लग सकती है। मैं दुआ गो हूँ कि अतात तारड़ साहब ने जो बात की है ना, हुकूमत उस बात पर खड़ी रहे, ठीक है, और हुकूमत ये इकदामात करे जो हुकूमत ने ऐलान किया है। ठीक है जी, देखते हैं कि हुकूमत जो पाबंदी लगाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है कि आखिर वो इस पर कितने वक्त तक स्टैंड कर सकती है या नहीं। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं इंतहाई अफसोसनाक पेश आने वाला जो वाक़या है उसके हवाले से, जिस तरह से अटैक किया गया है बन्नू में हमारी फौजी छावनी के ऊपर, उसके बाद डेरा इस्माइल खान में भी एक ऐसी कार्रवाई दहशतगर्दों की तरफ से देखने को नज़र आई है। एक तरफ पर हम अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई ऑपरेशन जो है ना लॉन्च किया गया था, और आज अगर बात की जाए आज के इस अटैक के बाद, जिसमें देखा जाए तो दहशतगर्दों की तरफ से 10 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं और हमारे 8 जो नौजवान हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। ये जो वाक़या पेश आया है इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात थे, और यहाँ पर भी ताने बाने जो हैं अफ़गानिस्तान से मिलते जुलते हुए नज़र आते हैं। ये जो ग्रुप है जिसने अटैक किया है, उसने जिस हमले को कबूल किया है अफ़गानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। अभी तक की जो इतलात हमें ISPR की तरफ से आई हैं, तो अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। नुशाद साहब, इससे पहले भी कई वाक़यात दहशतगर्दी के आए हैं, और आज इस मौके पर जहाँ पर एक तरफ मुहर्रम उल हराम भी है, सिक्योरिटी अलर्ट वैसे ही हाई अलर्ट हुआ है, और हमारी छावनी पे अटैक कर देना, फिर उसके बाद डेरा इस्माइल खान में एक हेल्थ मरकज़ पे टारगेट करना, ये दोनों वाक़यात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो दहशतगर्द हैं, चूँकि मैं आपको बारहा ये बात कहता आया हूँ कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, उनको मौके की तलाश होती है, उन्हें सॉफ्ट टारगेट चाहिए और उन्हें मौके की तलाश है। अब मौके की तलाश के मामले में इसलिए भी ये ज़रूरी है, देखिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी तमाम तर इंतज़ामिया, आपकी तवज्जो जो है वो इस चीज़ पर होती है कि आप जो मुहर्रम हराम के दौरान जलसे जुलूस हैं, जो मजालिस अज़ा हो रही होती हैं, इनके ऊपर आप इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं, तवज्जो उस साइड पर होती है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छावनी पर हमला करने की कोशिश की। अब तो चूँकि अब इससे पहले भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ छावनियों पर हमले किए गए हैं, अगरचे कि वो उनको दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो किसी ऐसी आस में बहरहाल छावनी पे हमला करते हैं कि किसी तरीके से वो किसी छावनी पर कब्ज़ा करके दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि हम जो है हमने पाक फ़ौज की किसी छावनी पर कब्ज़ा करी, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा इंशाअल्लाह। जो बन्नू छावनी पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की, जो उन्होंने कोशिश की, आप देखें ना दहशतगर्द हैं, वो गाड़ी लेके अगर वो घुसने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली ये एक बड़ा हमला आप उसको कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो जवान हैं उन्होंने शहादतें, जो 8 जवानों ने वहाँ जाम शहादत नोश किया, उन्होंने उन 10 दहशतगर्दों को मार दिया, क्योंकि वो लोग जो हैं वो इस चक्कर में होते हैं कि ये कर सकें। अब वहाँ पे उनका मामला हल वो नहीं हो सका जो वो चाहते थे, उन्होंने फौरी तौर पे आप देखें DI खान के ऊपर रूरल हेल्थ सेंटर का रुख कर लिया। रूरल में जब कोई अटैक होता है ना, सोचने वाली बात है कि कोई देही
तिब्बी मरकज़ के अंदर एक देही, देखें ना, शहरी हो, कोई न्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी या कोई बड़ा अस्पताल हो, तो समझ में देही रूरल हेल्थ में इतनी तादाद में लोग नहीं हुआ करते। आप वहाँ हमला करने का क्या मतलब है? वहाँ पे मासूम शहरियों को आप देखेंगे, वो 3 ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उसके अंदर वो शहीद हुए हैं 5 लोग। वो उसको क्या मकसद है? उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो उनकी कोशिश, हर जो दहशतगर्द है उनकी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि उनको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टारगेट मिले जिसके ऊपर वो हमला कर सकें, तो वो हमलावर हो जाते हैं। अब आप देखिए कि ये इस एक तनाजुर के अंदर आप ये देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर कितनी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कितना ऑन टोज रहती हैं, और कितने ऐसे हमले हैं जिनको वो बचाए रखती हैं हमें दिन रात, कि आपके यहाँ कितनी इंस्टॉलेशंस हैं इस तरह की, आपके कितने अस्पताल, कितने रूरल हेल्थ सेंटर, कितनी ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर दहशतगर्द जो है वो हमला कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर आपने सिक्योरिटी के मामला जो है उसको कंट्रोल किया हुआ है। जहाँ कहीं मामूली सी भी वो होता है ना, जो पता चले कि जहाँ पर थोड़ा सा वो है, उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। सो मेरी नज़र में ये जो असल में मामला है, ये सारे का सारा जो हम लोगों को दहशतगर्दी की जंग के अंदर, अब तो वो ये भी नहीं देखते कि वो कहाँ अटैक कर रहे हैं। हमारे जवानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो वहाँ पे उनको एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान खड़ा रूरल हेल्थ सेंटर पे नज़र आ गया, वो उन्होंने उस पर भी अटैक कर दिया कि जी ये जो है यहाँ पर कोई हमें को टारगेट। सो बेसिकली जो अफ़गानिस्तान की बात आप कर रही थी, अफ़गानिस्तान के मामलात की बात कर रही थी, देखें हम बार बार ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, ना वो अफ़गानिस्तान के साथ कोई सिंसियर हो सकता है, ना पाकिस्तान के साथ। सर, इस पॉइंट पे आपके पास वापस आऊँगी। आज़म साहब, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह कभी भी ये बात दोबारा से रिपीट ना करे। हमने देखा कि मुहर्रमुल हराम भी हैं और अल्लाह ताला बखैरियत आफियत से जो है वो रोज़े आशूरा का दिन गुजारे। हमारे तमाम तर सिक्योरिटी नौजवान जो है अपनी अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। हमेशा से ऐसे मौक़ों को ही ढूंढ कर टारगेट किया जाता है। इससे पहले हम अगर गिलगित की बात करें तो वहाँ पर भी एक ख़ास मतलब कम्यूनिटी को अफेक्ट किया गया, कोयटा में हज़ारा बरादरी को अफेक्ट किया गया। ऐसे बहुत से वाक़यात सामने नज़र आते हैं। और आज फिर मुहर्रमुल हराम के दौरान जब से नौशाद साहब ने कहा कि जब सिक्योरिटी कहीं और है तो उन्होंने कुछ और जगह ढूंढी, कुछ और टारगेट ढूंढने की कोशिश की है। सर, ये तमाम तर वाक़यात, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फ़ायज़ा, बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों का मकसद है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहेगी तो उनके मकासद पूरे होंगे। अब देखें कि अभी मुहर्रमुल हराम से पहले ये एक इतला थी कि जो पाकिस्तान दुश्मन कुफ्ते हैं वो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, मगर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसने बर वक्त उस पर काबू पाया। अब ये जो 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ये 2 अफसोसनाक वाक़यात आप देखें कि मुहर्रमुल हराम के दौरान, ये इसको थोड़ा सा बगौर देखें तो पहले जो दहशतगर्द तंजीमें थी वो 2-3 तंजीमें होती थी जिसका पता होता था कि ये तंजीमें जो है ना ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तखरीबी कार्रवाइयाँ उसमें मुलव्वस हैं। अब उनके अंदर बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं और अंदाज़ा ही नहीं कर पाते आप कि कौन सा ग्रुप किस वजह से आपके ऊपर हमला कर रहा है। बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी इस वक्त एक बिज़नेस है। ये लोग जो दहशतगर्द हैं ये कारोबार कर रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं उसमें से। ये इसलिए जो निशात साहब कहते हैं ना दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है, इस वजह से मज़हब नहीं है। उनको मज़हब से कोई सरोकार नहीं है, उनको सरोकार है अपने उन डॉलरों से जो वो पाकिस्तान दुश्मन कुफ्ते जो उनको दे रही हैं। अब ये जिस ग्रुप ने बन्नू छावनी के ऊपर हमला किया है, ये इसका नाम है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जी। एक टाइम था कि इसको जो गुड तालिबान है ये उसमें कंसिडर किया जाता था। ये एक कबीला है अतमानजई, ये उससे तलक रखते हैं। 2001 में ये ग्रुप वजूद में आया और इन्होंने 4000 रज़ाकार अपने भर्ती किए और उसके बाद एक फ़ोर्स इन्होंने बनाई। लेकिन इनका जो तमाम हेडक्वार्टर है वो अफ़गानिस्तान में है, खोस के अंदर, पक्तिया के अंदर। आपको याद है पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक, वहाँ पे कुछ लोगों को टारगेट, वो ये ग्रुप था। इनके ऊपर वहाँ पे टारगेट इनको किया गया था, इनके ऊपर स्ट्राइक की गई थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में ये मुलव्वस था। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट बार बार अफ़गानिस्तान से कह रही थी कि अपने इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करें और इनको रोकें कि पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाइयाँ वहाँ बैठ के कर रहे हैं, वो ये वाले लोग हैं। और भी हैं ग्रुप, लेकिन बुनियादी तौर पर ये था। और आज उन्होंने कल किया जो उन्होंने अटैक किया, उसमें मैं समझता बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे 8 जवान उसके अंदर शहीद हुए हैं और उन्होंने बाकी जवानों का और शहर को बचाने के लिए
अपनी जानों का नजराना पेश किया इन 10 दहशतगर्दों से लड़ते हुए। इनके पास बारूद से भरी हुई गाड़ी थी जो इन्होंने टकराई दीवार के साथ। उसके बाद फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसमें 10 के 10 दहशतगर्द वहाँ पे वो जहन्नुम हासिल हुए, लेकिन हमारे 8 जवानों ने अपनी ज़िंदगी का नजराना वहाँ पे पेश किया। उसके बाद दूसरा वाक़या वो DI खान में, ये जो अभी निशात साहब जिक्र कर रहे थे, वो रूरल हेल्थ सेंटर एक, जहाँ पे वो मतलब आप देखें वो बैकवर्ड इलाका है और उसके अंदर दुरुस्त बात है कि वहाँ पे इतने लोग भी नहीं होते, इतने मरीज भी नहीं होते, और दहशतगर्दों का टारगेट वो ढूंढते हैं सॉफ्ट टारगेट। उन्हें कोई भी सॉफ्ट टारगेट मिल जाए, उनका मकसद ये है कि एक दफ़ा खौफ और रास फैलाना, दहशत गिराना, दहशत दिखा के पाकिस्तान का जो इमेज है उसको खराब करना। और आजम साहब टाइमिंग उनकी आप चेक करें ना, हाँ, ये मुहर्रम, अच्छा ये इन लोगों को क्या गर्ज है, ये मुहर्रम है, ये रमजान है, उन लोगों को कोई गर्ज नहीं है। तो मुहर्रम के जुलूसों पे और मुहर्रम के अंदर हमने कराची में और लाहौर में दहशतगर्दी कई बार अगर तो उनसे उनको मजहब से सरोकार हो तो वो हमले क्यों करे, वो इंसानी जाने क्यों ले, उनको मजहब से कोई सरोकार नहीं है। ख्वास्ता ऐसे वाक़यात हम देख चुके जो गिलगित में रोनुमा हुए, फिर उसके बाद कोयटा में हज़ारा बरादरी के साथ हुआ। देखें ये होता रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त उन चीज़ों पे कंट्रोल पाया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे फ़िरका वारियत को फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर काबू डाल लिया गया। अब ये दहशतगर्दी है, अच्छा इसके ऊपर हमारा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है और एविडेंसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान दुश्मनों में सर फहरिस्त इंडिया है जो इनमें इनकी फंडिंग कर रहा है, इनको इनमें मुलव्वस है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारी उसके एविडेंस के साथ वहाँ पे सारी चीज़ें गई हैं। लेकिन मजाल है कि दुनिया इस जानब तवज्जो दे। दुनिया जब भी बात आती है वो पाकिस्तान को बजाय कि ये देखने के कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाई किया है दहशतगर्दी के अंदर। हमारा ना सिर्फ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, हमारे आम सिविलियंस बेतहाशा शहीद हुए, हमें माली तौर पर बेतहाशा नुकसान हुआ, हमें दुनिया के अंदर तजारत की मद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बावजूद आप देखें कि वो लोग अपने एजेंडे पे कायम है और हमसे है, और जब बैनुल अक़वामी किसी फोरम पे बात होती है वो फिर हमें डू मोर कहते हैं, या फिर और जबकि उनको चाहिए कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के साथ खड़े हों, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं जिसकी एविडेंस पाकिस्तान के पास हैं, कम से कम उनको तो उनका तो हवाले से पाकिस्तान के साथ खड़े हो ना वो। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पे वो नज़र नहीं आते। अब देखें जो अज़्म इस्तेहकाम हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, बुनियादी तौर पे ऑपरेशन की हमें ज़रूरत इसलिए है कि ये जो दहशतगर्दी है इस पर काबू कैसे पाया जाना है, क्योंकि ज़रबे अज़्म के बाद मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे तजर्बात हो चुके हैं। ज़रबे अज़्म के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे अवाम वो तमाम एक पेज पे आ गई थी। हमें उसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लेके आना पड़ेगा इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए। ठीक हो गया। सर वक्त मुख्तसर है तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगी। पहले आपसे ही ले लेती हूँ कंक्लूजन कि अगर हम तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं तो फिर इस तमाम तर कहानी के पीछे हमें इंडिया ही मुलव्वस नज़र आता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी दहशतगर्दी के वाक़यात कई दफ़ा हम रिपोर्ट कर चुके हैं। अब हमारा स्टैंस क्या होना चाहिए? हमारा स्टैंस बिल्कुल क्लियर है, दहशतगर्दी जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई टॉलरेशन नहीं होनी चाहिए। माजी के अंदर हमने अगर कोई दहशतगर्दों को यहाँ पे छोड़ा है या उनकी डिमांड्स मानी है, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त नहीं है। हमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म होके और पूरी कौम को साथ खड़ा करके, इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। अगर तफरीक होगी हमें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसमें उसी विल के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह हम ज़रबे अज़्म में सब पूरी कौम विल के साथ खड़ी हुई थी। जी निशात साहब किस तरह से कंक्लूड करते हैं? देखिए ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये मुमकिन नहीं है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप जो है यकज़ुबान होकर और एक पूरी ताकत के साथ जो आपकी कौम है वो नहीं लड़ेगी तो वो उसके ऊपर काबू पा लेगी। सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। गलतियाँ हो जाती हैं, गलती चाहे तालिबान को वापस ला के बसाने की हो या कोई अक़वामों की ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं और उनसे सीखा जाता है। दुनिया ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, वो भी हैं जिन्होंने दो जंगें अजीम लड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। हमें भी अपनी गलती से सीखना चाहिए। हम दहशतगर्दी पे काबू उसी वक्त पा सके थे जब हमने उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का नारा बुलंद कर दिया था। अब ज़ीरो टॉलरेंस के अलावा कोई और पॉलिसी ऐसी नहीं है जिससे आप दहशतगर्दी से निपट सकें। दहशतगर्दी से अगर आपने निपटना है तो आपको हर हाल के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ चलना पड़ेगा। इसको एक दफ़ा जड़ से उखाड़ कर न सिर्फ ख़त्म करना है, फिर इसकी जो इसको दोबारा जड़ ना पकड़ने देने के जो इक़दामात है, जिसमें रियाब होता है, जिसमें दूसरे काम होते हैं, वो भी आपने मुकम्मल करने हैं ताकि वंस फॉर एवर
पर आप इस लानत से छुटकारा पा लें। और दहशतगर्दी के मामले में कम से कम कोई भी जो है ना, चाहे वो कोई दूसरा मुल्क हो, चाहे कोई आपके अपने अंदर के लोग हों, चाहे कोई यहाँ से कोई डॉलर कमाना चाहता है या कोई कमाई के लिए कर रहा है या बिजनेस के लिए कर रहा है, उनके लिए आप किसी सूरत कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी किसी सूरत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। एग्जैक्टली काबिल कबूल नहीं है। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी रंग, नस्ल या कौम से हो, लेकिन जब बात आ जाती है हमारे पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से तो पूरी कौम जो है पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़ी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं एक आम आदमी के हवाले से, जहां पर ज़ीरो टॉलरेंस शो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि IMF जो है वो डू मोर का मुतालबा कर चुका हुआ है। इससे पहले जो बजट पेश किया गया उसके बाद मजीद टैक्स लगाने की बात की गई और अब अगर बात की जाए तो मजीद पेट्रोल को 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। दिन ब दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाना, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाना, इससे मुआशी सूरत हाल और कितनी मजीद बिगड़ सकती है। इससे पहले हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म किया जाए और मईशत को ठीक किया जाए, तो ना सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होने का नाम ले रहा है और ना ही मईशत के हवाले से कोई बात होती हुई नज़र आ रही है। पैनल की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं आज़म साहब, अगर हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए है वो है एक आम बंदे को रिलीफ पहुंचाना और अपनी मईशत को ठीक करना, एक ख़ास ट्रैक पर लेकर आना। जैसे हमने कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि सरमायाकार आना नहीं चाहते हैं, ताजर बरादरी ऑलरेडी अपने एतराज़ात का इजहार कर रही है, मज़ीद कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, यह मशवरा कौन दे रहा है? देखिए फ़ायज़ा, मेरा तो यकीन जो है ना वो मुस्तहकम होता जा रहा है कि जो हुकूमतें अवाम के वोटों से आती हैं वो अवाम के मुफादात को मद्देनज़र रखती हैं। जो हुकूमतें फार्म 47 से आती हैं वो अवाम के साथ यही कुछ करती हैं। इनको पता है कि ये वोटों से नहीं आए, ये फार्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं, इसलिए उन्होंने इस अवाम का जीना हराम कर दिया। ये बदला ले रहे हैं इस कौम से कि इन्हें वोट क्यों नहीं डाले, ये इस चीज़ का बदला ले रहे हैं, ये जान से मारना चाह रहे हैं इस कौम को। आप देखें कि अभी बिजली के बिल वो इन्होंने ये 3-4 दिन पहले बिजली की कीमतें बढ़ाई और रात को पेट्रोल की कीमत 10 रुपये से ज़्यादा इन्होंने महंगा किया है। अब 275 रुपये 60 पैसे वो डिपो का रेट है पेट्रोल का। इसके अलावा कैरेज डाल कर ये 276 या 77 रुपये पे पर लीटर आपको मुझे ये पेट्रोल मिल रहा है। भाई ये क्या चाहते हैं? ये अवाम को कितना निचोड़ेंगे? अवाम के तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त, ना बिजली के बिल दे पा रहे हैं, ना हम पेट्रोल डलवा सकते हैं मोटरसाइकिलों गाड़ियों में, ना हम अपने बच्चों के लिए कोई दवाई ख़रीद सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ये तो समझ नहीं आ रही आम आदमी को वो कौन सा ख़र्चा पहले करे। क्या अपने बीमार वालिदैन या अपने बीमार फैमिली मेम्बर का इलाज पहले करवाए या बिजली का बिल पहले जमा करवाए? और अगर उसने कहीं जाना है तो 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं मोटरसाइकिल पर कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि 300 रुपये ही हो गया ना, 276-70 300 रुपये का कम से कम पेट्रोल डलवा के अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा। वो कैसे घर से बाहर निकल पाएगा? अब मुझे नहीं समझ आती कि ये हुकूमत क्या चाह रही है, क्योंकि हुकूमत ने एक तो बजट इतना सख्त दिया और तमाम तर बोझ निचले तबके पर डाल दिया। एक तो जो तनख्वाहदार तबका था उसके ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी, जो गरीब आदमी है उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी है, उसमें GST है, विदहोल्डिंग है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स है, जहाँ पे नहीं नाम आता वहाँ पे अदर टैक्स लिख देते हैं वापडा वाले, फर्दर भी है, फर्दर टैक्स लिख देते हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं? ये तो देखें, जब ये अवाम के पास दोबारा जाएंगे, अगर ये समझते हैं कि ऐसे इकदाम करके जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर ना ही जाएं अवाम के पास, वो बेहतर है, क्योंकि फिर शिकायत आएंगी कि अवाम इनके ऊपर हमले कर रही है, अवाम इनके गिरेबान फाड़ रही है। मुझे तो ये खदशा है कि खुदा न खासा जिस दिन अवाम जो है ना उसके बच्चे लोगों के भूखे मरेंगे, कहीं ये यहाँ पे कोई लाकानूनियत ना आ जाए, क्योंकि ये आज मूडीज़ की रिपोर्ट भी है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं इससे समाजी जो है ना वो पैदा होने की खदशात हैं कि कुछ समाजी ख़राबियाँ ना यहाँ पे पैदा हो जाएं, क्योंकि जब गुर्बत होगी, महंगाई होगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी, फिर लोगों के लिए कोई जायज़ नजायज़ हलाल हराम वो तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। फिर हर बंदे को ये है कि मैं अपने बच्चों को पाल लूँ, मैं अपने घर का निज़ाम चला लूँ। अगर आप उसे कहेंगे ना कि ये जायज़ है कानून की रूह से या नाजायज़ है, और वो आपसे पूछेगा कि ये जो हुकूमत हमसे ले रही है कानून की रूह से ये जायज़ है या नाजायज़ है,
अगर आप उसे कहेंगे ये हराम है, ये हलाल है, वो कहेगा जी मुझे हराम वाजिब है, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को रोटी खिला लूँ। ठीक है, आपके पास कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं है कि आप उनको रोक सकें। और इसी चीज़ का खौफ है कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान में, खुदा ना खासा ला कानूनियत ना ये पैदा कर दें। नौशाद साहब, जब महंगाई बढ़ जाती है, ला कानूनियत भी आ जाती है, क्राइम्स में भी इजाफा हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर ज़रूर होता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है, और जिस तरफ अभी हम बढ़ते चले जा रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, एक बहुत बड़ा तबका है जो इससे मुतासिर हो रहा है, इसको किस तरह से संभाला जाएगा? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो अल्लाह से ये दुआ कर सकता हूँ कि ऐसा कोई वक्त कभी पाकिस्तान पे ना आए। आमीन आमीन। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा देखा, दुनिया की तारीख पढ़ी है, ऐसा वक्त आए तो भी गरीब के ऊपर ही मज़ीद परेशानी बढ़ती है। कोई गरीब के अंदर कोई सहूलत या उसके लिए बेहतरी नहीं आती, क्योंकि जब मुल्क में बदअमनी आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, या जिन ममालिक में सिविल वॉर्स हुई, हमने श्रीलंका का हाल भी देखा, अगरचे कुछ लोगों की ख्वाहिश है यहाँ कि ऐसा वक्त आए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो है ना, ये बातें ना ज़ेब देती हैं, ना हमें इसको प्रोपेगेट करना चाहिए, ना इस पर बात कर ज़्यादा करनी चाहिए। हमें लोगों को ये बात समझाना है। ठीक है, हुकूमत के जो इक़दामात हैं उससे मैं भी डिसग्री करता हूँ, हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बावजूद इसके कि रियलिस्टिकली मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो RTS के साथ हुकूमत बनी थी वो तब भी महंगाई के यही हाल थे, उस वक्त भी धरने दिए जा रहे थे, उस वक्त भी लॉन्ग मार्च कर रही थी मरीम नवाज साहिबा उस वक्त कि जी महंगाई बड़ी हो गई है जी। आज उन्हें याद नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। उन ग्राउंड रियलिटीज़ को हमें किसी सूरत जो है वो उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि हम गलत तरफ चल सकते हैं, और गलत तरफ चलने का नुकसान हम अपना ही करेंगे, हमें कोई उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा बाहर तौर। सो ये मुल्क जो है, ये जिनको अजीज़ है, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो हम चाहे ठीक है उसमें हुकूमतों की गलतियाँ, मैंने कहा था कवाम गलतियाँ भी करती हैं, कौमें गलतियाँ कर करके सीखती हैं। हाँ, हमें सीखने में हम ज़रा थोड़ी कोताही कर रहे हैं, हमें सीखना जल्द चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि लोगों के लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं। बजट जो है वो इंतहाई सख्त है, ख़ास तौर पर जो निचला तबका है या तनख्वाहदार तबका, ख़ास तौर पर इससे पिस रहा है। मुझे लगता है तबका है वो ज़्यादा पिस रहा है। हाँ, वो ज़्यादा पिस रहा है, ये बात दुरुस्त है। अशराफिया पर भी उस पर भी टैक्स लगाया गया, ऐसी बात नहीं लगाया गया। ऐसा नहीं है कि ज़राअत पे या ज़राई आमदन पे टैक्स नहीं लग रहा, या ऐसा नहीं है कि रियल स्टेट पे नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हम समझते हैं या अवाम समझते हैं कि जिस तरह का टैक्स उनको लगना चाहिए उस तरह का नहीं लगा, उसके बरक्स जिस तरह का उनको लगना चाहिए उस तरह का तनख्वाहदार को लग गया। ये बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि इन बातों को वजह बना के या इसके ऊपर बात करके या किसी के जज्बात हमें नहीं उभारने। क्यों? क्योंकि आज जहाँ पर इस पाकिस्तान के अंदर फर्ज कीजिए कि अगर कोई ये समझता है, ये सोच ले, अपने दिमाग में बिठा ले कि 100% वोट जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है वो लेकर भी आई हुई हुकूमत को भी यही कुछ करना था जो कुछ। मैंने आज उस दिन भी ये कहा था, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो हो, मौलाना फजलुर रहमान, किसी भी शख्स को ला के बिठा दें, उसने यही बजट बनाना था और यही सारा कुछ करना। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है, मुझे आज जब ये पेट्रोल की प्राइस आई ना, तो मैंने स्टडी तो नहीं कर पाया कि मैं उसको कोई डेफिनेट बात कर सकूं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जहन में मेरी जो कैलकुलेशनें होती हैं, मुझे याद है एक ज़माने में ना हमारे अरबाब इख्तियार सेक्रेटरीज़ हमें बुला के ब्रीफिंग देते थे। आपको पता है खित्ते में बिजली की कीमत आपकी सबसे कम है, पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। तो मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन सरकारी अफसरों को। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है बिजली की कीमत भी, पेट्रोल की कीमत भी, ताकि वो जो है उनके जो हाँ बदकिस्मती से उनको ये बात समझ नहीं आई। इस सारे उसके अंदर यूटिलिटी जब महंगी होती है, यूटिलिटी ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए होती है, यूटिलिटी लोगों की सहूलत के लिए होती है। ये बात ये ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो भूल चुके हैं कि ये जो यूटिलिटी है, आपका क्या ख्याल है इससे ग्रोथ होगी? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुकेंगी नहीं। अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि जिसने पेट्रोल डलवाना है वो 300 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा पाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, वो काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से कमाएगा? तो आपके पूरी ओवरऑल इकोनॉमी बेस का इम्पैक्ट आता है। तो एक जरिया ये है कि आप महंगा करके टैक्स ले रहे हैं, कोई ये भी जरिया था कि पेट्रोल जो है वो ज्यादा बेचते, ज्यादा एवेन्यूज पैदा करते और उसमें से जो टैक्स कलेक्ट होता वहां से यानी क्वांटिटी के जरिए टैक्स कलेक्शन बढ़ा लेते। लेकिन यहां पर
आप जो है टैक्स ज़्यादा बढ़ा के तो उसका टारगेट पूरा करने की कोशिश करें। सो जब आपकी हुकूमतों के रवैये इस तरफ चल पड़े कि हमने सिर्फ बिजली के बिलों से और पेट्रोल से अपनी जो टोटल टैक्स टारगेट या रेवेन्यूज़ पूरे करने हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सर वक्त मुख्तसर है, वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अभी भी शायद कुछ वक्त हमारे पास बच चुका हुआ है कि अगर हम उस पर कोई फैसला कर सकें। ये पॉलिसीज़ बनाते वक्त जो है वो मईशतदानों को क्यों नहीं शामिल किया जाता, या उनकी इस्लाह या उनके मशवरे क्यों नहीं शामिल किए जाते, जिन चीज़ों को भी आप भी हाईलाइट करें, नुशाद साहब भी हाईलाइट करें, तो आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे? नहीं तो मईशतदान लेके आए हैं ना। औरंगज़ेब साहब कौन है? उन्हें स्पेशली किसी दूसरे मुल्क से लेके आए हैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए। वो मईशतदान हैं, बैंकर हैं, उनको लेके आए हैं और उन्होंने बनाया। और ये जो अभी ये जिस तरफ इशारा किया है ना निशात साहब ने, जो बाबू हैं, ये भी बाबू हैं बेसिकली, जो बाबू हैं उनको क्या पता कि दाल कितने की किलो मिलती है, प्याज आलू कितने का किलो मिलता है, उनको क्या पता बिजली के बिल कितने हैं, उनको क्या पता है कि पेट्रोल का क्या रेट है, क्योंकि उन्होंने डलवाना ही नहीं है। उन्हें पेट्रोल मुफ्त मिलना है, गाड़ियाँ उनको मुफ्त मिलनी है, उनको बिजली मुफ्त मिलनी है, उनको गैस मुफ्त मिलनी है, उनको रहने के लिए घर मुफ्त मिलना है, उनको तमाम सफरी अखराजात चाहे वो बैरून ममालिक जाए वो मुफ्त मिलने हैं। उनके घर की ग्रॉसरी जो है उनको नहीं पता कि उनका जो मुलाजम लेके आता है वो पैसे कहाँ से आते हैं, उनको ये नहीं पता होगा। वो लोग बजट बनाते हैं आपका। अगर ये बजट इसके अंदर कोई ऐसा बंदा जो ग्रास रूट लेवल तक जो हालात को जानता है, अब सियासतदानों को वोट क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि वो गली मोहल्लों में लोगों के हालात जानते हैं, लोगों के पास वोट लेने जाते हैं, उनको पता है गुर्बत क्या है, अमारत क्या है। इसलिए सियासतदान को वोट देते हैं कि जाए कब वहाँ बैठे, वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमारे मसाइल के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो सियासतदान वोट लेके पार्लियामेंट में चले जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जी हमारा तो लेना देना ही नहीं उस बजट से, हमारा लेना देना ही नहीं इन पॉलिसी से। सुनाई नहीं दे रही जी, हमें एक आम बंदे की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। उनको देखें, अगर कल को इन सियासतदानों ने बाहर आके ये कहा कि जी उस वक्त हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे तो पूछा नहीं गया, ये जूतों के काबिल होंगे। आज टाइम है, छोड़ दें फिर आज अपनी सीटें, आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके अवाम के हकूक की बात करें तो हमें समझ आएगी ये अवाम के वोट लेके आए हैं। एग्जैक्टली जी, किस तरह से कंक्लूड करें अनुशासन? देखिए मैं तो पहले ही कंक्लूड कर चुका कि ये जो मामलात हैं, हमारे जो मामलात जो हैं, अरबाब इख्तियार को शायद होश कभी नहीं आएगा। अरबाब इख्तियार की बात नहीं है। आप अरबाब इख्तियार से हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। बात यह है कि ये जो चॉइस साहब ने बात की है ना, ये की पॉइंट है। सियासतदान आम आदमी से जुड़ा होता है क्योंकि वो गली मोहल्ले के अंदर एक ताल्लुक रखता है, उसको वो पब्लिक पल्स को समझता है, वो पब्लिक पल्स देख सकता है, बीमारी जांच सकता है, उसका इलाज लेता है, तभी सियासतदान है। सियासतदान जब तक जो अनाने हुकूमत है वो फ्री हैंड के साथ नहीं चलाएगा, जब तक उसको मईशतदानों की, टेक्नोक्रेट्स की और इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मईशतदान तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, इकोनॉमिक हिटमैन की एक टर्म है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। और हमने कई देखे हैं, हमें वो याद है जो आए थे यहाँ पे, मिनिस्टर भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। मुल्क में हमेशा बाहर से ही आए हैं यहाँ पे। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो हमारे मुकामी जो मसाइल है ना, इनका हल मुकामी ही ढूंढना पड़ेगा। सो मेरी नज़र के अंदर हुकूमत वही है जो मुकामी सियासतदानों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपका कॉमर्स मिनिस्टर हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर हो, या ये तमाम जो अहम ओहदे हैं आपके, जो इससे मईशत से जुड़े हैं या मईशत से नहीं जुड़े हुए, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी, चाहे एक्सटर्नल मामला, ये सब सियासतदानों के हाथ में रहेंगे तो ही जो है पब्लिक की नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से हो सकेगी। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है और इस दुआ के साथ कि कल रोज़े आशूर है, 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है, और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कल का दिन बड़ी खैरियत से गुजरे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना फ़ायज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।